बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कोरोना वायरस या किसी भी किस्म की वायरस इन्फेक्शन में हम जो है वो पैरासीटामोल के अलावा कोई और दवा इस्तेमाल करने को तरजीह क्यों नहीं देते। तो आइए, इसके लिए मैंने अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके ज़रिए ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हमें किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शन में जहाँ हमें शुबा हो, बतौर डॉक्टर मुझे शुबा हो कि भाई मेरे पास जो पेशेंट आया है इसको वायरल इन्फेक्शन है, इसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि भाई आप सिर्फ जो है पैरासीटामोल, कालपोल या इस तरह की दवा जो है बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द के लिए इस्तेमाल करें। और पैरासीटामोल या पैनाडोल के अलावा कोई दूसरी चीज़ जो है, कोई दूसरी दवा इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर एक दवा, उसमें जो दवा होती है वो होती है आइबोप्रोफेन। मैं उसका जो है ट्रेड नेम नहीं लूँगा क्योंकि कंपनी वाले नाराज़ हो जाएं। तो आइबोप्रोफेन जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी तरीके से डिक्लोफेनिक सोडियम होती है कुछ दवाओं के अंदर, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी तरीके से जनाब कुछ दवाओं के अंदर जो है वो मेफेनेमिक एसिड होती है, एक दवा वो इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसे ही कुछ दवाओं में जो है जनाब एस्पिरिन होती है, वो इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी कुछ दवाओं के अंदर जो है वो इंडोमिथासिन, नेफ्रोक्सिन टाइप की दवाएँ होती हैं जो कि आपको किसी भी वायरल इन्फेक्शन की शुरुआत के अंदर, शुरू में जब जिस्म में बहुत दर्द हो रहा हो, बुखार बहुत तेज़ हो रहा हो, ज़ुकाम बहुत तेज़ हो रहा हो, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। सिर्फ आपको पैरासीटामोल जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो आइए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं कि मैंने आपके लिए क्या प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसीली बात करूँगा कि हमें जो है कोरोना वायरस या किसी भी वायरस की इन्फेक्शन में ब्रूफिन और इस किस्म की अद्वियात, जिसका जो जेनरिक नेम है वो आइबोप्रोफेन है, तो मैं यहाँ पर आइबोप्रोफेन के हवाले से ही बात करूँगा ताकि जो कंपनी आइबोप्रोफेन ब्रांड नेम के नाम से बनाती है पाकिस्तान के अंदर, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है आइबोप्रोफेन का नाम ही इस्तेमाल करूँगा। तो हमें क्यों जो है वो आइबोप्रोफेन और इस किस्म की अद्वियात जो है वो कोरोना वायरस या किसी भी वायरस की इन्फेक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 18 मार्च सन 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपडेट रिलीज़ की और उसमें बताया कि आइबोप्रोफेन का इस्तेमाल जो है वो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन में ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन जो है हमारे नेटिव इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। मगर उससे अगले दिन ही 19 मार्च सन 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इस स्टेटमेंट की क्या कहना चाहिए, तरदीद कर दी और एक व्हाट्सएप मैसेज किया जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, WHO की तरफ से जो मैसेज दिया गया 19 मार्च सन 2020 को, उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया गया कि बेस्ड ऑन दी करंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन WHO डज नॉट रेकमेंड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ आइबोप्रोफेन। और ये इतना बड़ा चेंज जो है वो WHO ने क्यों ले लिया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कोई इस बारे में तबसरा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन जो है वो देना है। तो मैंने जो है एक वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने वहाँ से एक आर्टिकल निकाला और उस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें दी गई वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस आर्टिकल से मैंने जो स्टेटमेंट लिया वो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको मैं पहले पढ़ के आपको सुनाता हूँ। The widely used non-steroidal anti-inflammatory drugs, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSAID या NSAIDs, function mainly through the inhibition of the cyclooxygenases 1 and 2, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं COX1 and COX2. Unlike COX1, the COX2 is considered an inducible and pro-inflammatory enzyme.
we previously reported that COX-2 is upregulated in the activated human B lymphocyte, and using COX-2 selective inhibitors, the COX-2 is required for optimal antibody synthesis. It is not known whether commonly used non-prescription and non-COX-2 selective drugs also influence antibody synthesis. Herein, we tested a variety of COX-1 and COX-2 non-selective NSAIDs, namely ibuprofen, Tylenol, aspirin, and naproxen, and report that they blunt IgM and IgG synthesis in stimulated human peripheral blood mononuclear cells, in short form PBMC. Ibuprofen had its most profound effect in inhibiting human PBMCs and purified B lymphocyte IgM and IgC synthesis when administered in the first few days after the activation. As shown by the viability assays, ibuprofen did not kill B cells. The implication of this research are that the use of widely available NSAIDs after infection or vaccination may lower the host defense. This may be especially true for the elderly who respond poorly to vaccines and heavily use NSAIDs. तो यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ उन्होंने दिया उसका लुब्बे लुबाब ये है जनाब कि अगर आइबुप्रोफेन और इस तरह की दवाओं को किसी भी वायरल इन्फेक्शन की शुरू के दिनों में दे दिया जाए तो वो जो है हमारे जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं और जो वो एक हथियार बनाते हैं वायरसेस के खिलाफ जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और ख़ास तौर पर दो किस्म की एंटीबॉडीज जिनको हम IgM कहते हैं जो कि पहले बनती है और IgG जो कि किसी भी इन्फेक्शन की लेटर स्टेज में बनती है, इसको बनने नहीं देते, यानी इसकी बनने की रफ्तार को स्लो कर देते हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर में मैंने आपको जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मार्क करके आपको दिखाया, इसका लुब्बे लुबाब ये है। अब देखें एक और आर्टिकल जो मैंने जो है किसी वेबसाइट से निकाला है, यहाँ पर मेंशन है सन 2009 का। यहाँ पे देखें आइबुप्रोफेन एंड अदर वाइडली यूज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इनहिबिट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन ह्यूमन सेल्स। तो यहाँ पे तो भाई ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है इन दो आर्टिकल्स के ज़रिए कि ये जो एनसेट्स हैं जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो आइबुप्रोफेन है, ये दवा जो है ये ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटीबॉडी बनने की रफ्तार को इनहिबिट का मतलब है बंदी कर देती है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ स्लो डाउन, यहाँ लिखा हुआ भाई ये देखें यहाँ पर मेरा माउस कर्सर आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ लिखा हुआ है इनहिबिट, यानी कि रोक देती है, बंद कर देती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल की मदद से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारी समझ में आ रही है कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर एनसेट्स का इस्तेमाल जो है शुरू के दिनों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमें इस किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है भाई वो किस तरीके से काम करता है। तो आवर इम्यून सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और इन ल्यूकोसाइट्स की 5 अक़साम जो है वो हमारे खून में पाई जाती हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा किस्म है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद जनाब लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके बाद अजीनोफिल्स होते हैं, उसके बाद बेसोफिल्स होते हैं और उसके बाद मोनोसाइट्स होते हैं। तो किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो मेन रो प्लेयर जो हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वायरसेस के खिलाफ काम करने वाले हमारे वाइट सेल्स हैं, वो है जनाब नंबर 2 पे ये जो आपको नज़र आ रहा है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शन के अंदर एक बात जो जनरली नोट की गई है वो ये है कि अगर चाहे टोटल ल्यूकोसाइट जिसको हम कहते हैं TLC वो कम हो जाता है
और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल की मिकदार भी बाज़ वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाती है। मगर जो ख़ास तौर पर नोट करने वाली बात है वो ये कि भाई लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी जो है वो अपनी रेंज से कुछ हमें ज़्यादा ही मिलती है। तो होता क्या है कि अगेंस्ट वायरसेस लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स प्ले मेजर रोल बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज विच आर स्पेसिफिक अगेंस्ट स्पेसिफिक वायरसेस। ये एक बात खास तौर पर नोट करने वाली है कि जो एंटीबॉडीज पैदा होंगी लिम्फोसाइट से और मोनोसाइट से कोरोना वायरस के खिलाफ, वो एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के खिलाफ ही काम करेंगी, वो बाकी और किसी किस्म के सेल्स या किसी और किस्म के वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करेंगी। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस विल बी स्पेसिफिक अगेंस्ट द कोरोना वायरस। Whenever and where the coronavirus will be found, they will identify it and kill it. तो सबसे पहला प्रोसेस जब हमारे जिस्म में वायरस घुसता है तो वो क्या होता है कि सबसे पहले वायरस जो है जनाब वो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। पहले आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसकी रिकग्निशन होती है, यानी ये दो मरहलों में काम होता है। पहले जब वायरस हमारे जिस्म में घुसता है तो वो आइडेंटिफाई होता है वाइट सेल्स के जरिए, और आइडेंटिफाई होने के बाद उसकी रिकग्निशन हो जाती है, यानी अंदर के लिए उसको रिकग्नाइज कर लिया जाता है और उसके खिलाफ मखसूस किस्म के हथियार बना के खून में शामिल कर दिए जाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जनाब कोरोना वायरस या वायरस हमारे जिस्म में आ गया, हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद जनाब उनको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स ने अपने अंदर खा लिया, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस के नतीजे में ये जो वायरस है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के अंदर चला गया। जब वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के अंदर चला गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनाब वहाँ पर कुछ मखसूस किस्म की प्रोटीन्स पैदा हुई जिनको हम पायरोजिन्स कहते हैं, या जिनका दूसरा नाम जो है वो साइटोकिन्स है। इन साइटोकिन्स के नतीजे में हुआ क्या कि जब ये साइटोकिन्स खून में शामिल होने के बाद हमारे दिमाग के एक हिस्से में पहुंची जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर उसका एक और मखसूस हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेटर। ये उसका एक मखसूस हिस्सा है थर्मोरेगुलेटर। तो थर्मोरेगुलेटर जो है जब वहाँ पर पायरोजिन और साइटोकिन्स पहुँचती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसके नतीजे में हमारे जो टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं फीवर। तो इसीलिए हमें किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के नतीजे में यही पूरा प्रोसेस होता है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब हमारे जिस्म में वायरस घुसा, इस वायरस को वही सेम प्रोसेस पहले आइडेंटिफाई हुआ, आइडेंटिफाई होने के बाद रिकग्नाइज हुआ और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स ने उसको खा लिया मारने के लिए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जहाँ साइटोकिन्स या पायरोजिन्स पैदा होती हैं वहाँ एक और चीज़ भी पैदा होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन पैदा हुए, ये इंटरफेरॉन जो है वो सेल से रिलीज होने के बाद दोबारा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के ऊपर अटैच हो गए, क्योंकि वहाँ पर इन इंटरफेरॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अटैच होने के बाद इंटरफेरॉन जो है वो दोबारा से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर चले गए, और वहाँ अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने प्रोडक्शन की एंटी वायरल एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की, और ये स्पेसिफिक एंटी वायरल एंजाइम्स और एंटी वायरल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ने जो टारगेटेड वायरस थे उनको मारना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब हम वायरस जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल हो गया। हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस के पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको जो है लिम्फोसाइट मोनोसाइट ने रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज करने के बाद उनको खा लिया, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस मेडिकल की जुबान में।
फैगोसाइटोसिस होने के बाद क्या हुआ कि ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट के अंदर चले गए, और उसके नतीजे में जब इन वायरसेस को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ने मारा तो उसके नतीजे में एक केमिकल पैदा हुआ। इस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। ये भी एक किस्म की प्रोटीन होती है। ये इंटरफेरॉन जो है मोनोसाइट लिम्फोसाइट से रिलीज होने के बाद ये दोबारा दूसरे जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट थे उनके ऊपर एक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उन रिसेप्टर के साथ अटैच होके उन लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के अंदर चले गए, और जो बनाते हैं एंटीबॉडीज और एंटीवायरल एंजाइम्स। तो वो जनाब क्यों नहीं बने? क्योंकि अगर हमने शुरू में ही आइबोप्रोफेन और इंडोमेथासिन, डिक्लोफेनिक सोडियम या मेफिनेमिक एसिड या एस्पिरिन टाइप हमने कोई चीज़ खा ली थी, तो इन दवाओं के नतीजे में कहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाती है? एक तो जनाब प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स जो हो रही होती है उसके ऊपर जनाब इंटरफेरेंस हो जाती है, और जो इंटरफेरॉन्स को पैदा होना चाहिए वो नहीं होते। और जब इंटरफेरॉन्स पैदा अगर कुछ होते भी हैं तो वो इन दवाओं की मौजूदगी में जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच नहीं हो सकते, और जब वहाँ पर ये अटैच ही नहीं हो पाते तो आगे का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसा कि मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में आपको दिखाया था, तो वो जो है फिर जब ये पूरा प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं होता, शुरू ही नहीं होता, इनहिबिट हो जाता है यहीं पर, तो फिर आगे जो है वो वायरस को मारने वाली जो स्पेसिफिक एंटीवायरल एंजाइम्स हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं उनका पैदा होने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनाब किसी भी किस्म की वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में अगर शुरू के दिनों में ही अगर हम आइबोप्रोफेन, इंडोमेथासिन, डिक्लोफेनिक सोडियम, मेफिनेमिक एसिड या एस्पिरिन टाइप अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके नतीजे में हमारी वायरल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसको वायरसेस को मारने के लिए जो प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम का स्टार्ट होना चाहिए वो शुरू में ही इनहिबिट हो जाता है। जी, तो नाज़रीन आपने मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन जो है वो आपने देखी, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको वाज़ेह हो गया होगा कि बतौर डॉक्टर अगर मैं या कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि भाई कोरोना वायरस की इन्फेक्शन का खर्चा है तो सिवाय पैरासीटामोल के कोई दूसरी दवा इस्तेमाल ना करें, तो ऐसा मशवरा हम क्यों देते हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सबके लिए सेहत की दुआओं के साथ कि अल्लाह सब बीमारों को शफा अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह किसी को भी किसी भी किस्म के इम्तहान और मुश्किल में ना डाले। अल्लाह हाफ़िज़।